नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो अपमान की आग में तपकर एक पूरे राष्ट्र के निर्माण की गाथा बन गई। ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी को ही भारत की तकदीर लिखने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो देखिए, इतिहास में दो घटनाएं हैं जो लगभग एक जैसी लगती हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक 24 साल के भारतीय मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया और इस एक अपमान ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक क्रांति को जन्म दिया। लेकिन ठीक 8 साल बाद 1901 में भारत के सतारा में एक 10 साल के बच्चे को भी ठीक उसी तरह एक बैलगाड़ी से उतार दिया गया था। फर्क बस इतना था कि गांधी जी के साथ ये भेदभाव हुआ था परदेश में और इस बच्चे के साथ अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि बैलगाड़ी से फेंका गया वो छोटा सा लड़का एक दिन पूरे भारत की किस्मत लिखेगा। एक ऐसा संविधान जिसकी लिखी हर एक लाइन पर आज 140 करोड़ भारतीय भरोसा करते हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। वो लड़का था भीमराव रामजी आंबेडकर। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे बचपन में मिले अपमान ने एक ऐसे अटूट संकल्प को जन्म दिया जिसने भारत का पूरा भविष्य ही बदल दिया। 14 अप्रैल को महाराष्ट्र के अंबावड़े गांव में जन्मे भीमराव महार जाति से आते थे, जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था। और विडंबना देखिए, उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सम्मानित सूबेदार थे। परिवार एक लड़ाकू कौम से था, फिर भी समाज की नजरों में उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक अछूत की थी। ये जहर उनके बचपन में भी पूरी तरह घुला हुआ था। स्कूल, जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वो उनके लिए अपमान का घर बन गया था। उन्हें बाकी बच्चों से एकदम अलग बिठाया जाता था और सबसे दर्दनाक बात, पानी तक नहीं मिलता था। जब प्यास लगती तो कोई ऊपर से पानी डालता, तब जाके वो पी पाते थे। सोचिए जरा। लेकिन इसी घोर अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। उनके स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे, महादेव आंबेडकर। वो इन सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे। उन्होंने भीमराव के अंदर की उस चिंगारी को, उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना सरनेम आंबेडकर दे दिया। ये एक छोटी सी घटना उस बच्चे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। फिर एक बार की बात है, थोड़े बड़े हुए भीमराव ने अपने दोस्तों के साथ मुंबई भागकर मिल में काम करने का प्लान बनाया। अब पैसों के लिए उन्होंने अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश की। 3 दिन लगे। 3 दिन की मशक्कत के बाद जब पर्स हाथ लगा तो अंदर से निकला सिर्फ आधा आना। ये नाकामी उन्हें अंदर तक तोड़ गई, पर इसी टूटन से एक नया रास्ता भी निकला। उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाएंगे और शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और बस यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। वो समझ चुके थे कि अगर समाज के इन जंजीरों को तोड़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही हथियार है, ज्ञान। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप ने मानो उन्हें पंख दे दिए। वो पढ़ने के लिए सीधा अमेरिका जा पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। पहली बार उन्हें बराबरी का एहसास हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां उनकी जाति नहीं, उनका दिमाग मायने रखता था। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब में महारत हासिल की। अमेरिका से पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली। मतलब उन्होंने खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा से लैस कर लिया था ताकि वो अपने समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें। लेकिन जब वो इतनी सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटे तो यहां का समाज वो नहीं बदला था। बड़ौदा में महाराज के मिलिट्री सेक्रेटरी जैसा बड़ा पद मिलने के बावजूद उन्हें रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। आखिर में एक पारसी सराय में उन्हें जगह मिली, लेकिन जैसे ही मकान मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने लाठियों से उन्हें बाहर निकाल दिया। उस दिन अमेरिका और लंदन की वो डिग्रियां किसी काम नहीं आई। काम आई तो सिर्फ उनकी जाति। वो असहाय होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। इस घटना ने यह तय कर दिया था कि अब लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगी, नहीं, अब ये टक्कर सीधे समाज से होगी, उन हजारों साल पुरानी परंपराओं से होगी जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती। इसके बाद आंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष शुरू कर दिया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ, पानी के अधिकार के लिए। उसी साल मनुस्मृति को जलाना उन सामाजिक नियमों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। और 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन। जो महाड़ सत्याग्रह था ना, वो सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत की बराबरी की लड़ाई थी।
जैसे गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा था, ठीक वैसे ही अंबेडकर ने महाड़ के उस तालाब से पानी पीकर हजारों साल पुराने उस अलिखित कानून को तोड़ा था जो दलितों को सार्वजनिक जगहों से पानी लेने से रोकता था। इसी दौर में उनका वैचारिक टकराव देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी से भी हुआ। देखिए, गांधी जी का मानना था कि छुआछूत एक सामाजिक बुराई है जिसे हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही सुधारा जा सकता है। वहीं अंबेडकर का मानना था कि समस्या सिर्फ छुआछूत नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी जाति व्यवस्था है और इसे जड़ से खत्म किए बिना कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसीलिए वो दलितों के लिए अलग राजनीतिक अधिकार चाहते थे। जब वो पहली बार गांधी जी से मिले तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था, अगर आप सच में अछूतों के हितैषी होते तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनने की जगह छुआछूत मिटाने को पहली शर्त बनाते। उस जमाने में गांधी जी से इस तरह सीधी बात करने की हिम्मत करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो संघर्ष का ये दौर लंबा चला, लेकिन इसका सबसे बड़ा फल तब मिला जब भारत अपनी आजादी की दहलीज पर खड़ा था। अब वक्त आ गया था भारत के भविष्य का ढांचा तैयार करने का। इससे पहले 1932 में एक बड़ा और मुश्किल मोड़ आया था। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग वोटिंग का अधिकार दिया तो गांधी जी ने इसके खिलाफ पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब अंबेडकर पर जबरदस्त दबाव था। एक तरफ उनके लोगों के राजनीतिक अधिकार थे और दूसरी तरफ गांधी जी का जीवन और देश की एकता। आखिरकार देश की एकता के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा और पूना पैक्ट पर दस्तखत करने पड़े। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो संविधान लिखने की जिम्मेदारी 7 सदस्यों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपी गई और उसके चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन दिन रात एक करके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। और इस संविधान की नींव में उन्होंने वो सारे सिद्धांत रखे जिनके लिए वो पूरी जिंदगी लड़े थे: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने अपनी कलम की ताकत से ये पक्का कर दिया कि कानून की नजर में हर एक भारतीय बराबर हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा व्यंग्य भी था और सबसे बड़ी जीत भी। जिस इंसान को बचपन में पानी पीने और ढंग से पढ़ने का हक तक नहीं दिया गया, उसी इंसान ने एक ऐसा दस्तावेज लिखा जो आज भारत के हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों की पूरी गारंटी देता है। लेकिन उनका काम सिर्फ संविधान लिखने पर ही खत्म नहीं हुआ। उनकी असली विरासत उनके अंतिम संदेश में छिपी है, जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। जिंदगी के आखिरी सालों में हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था से पूरी तरह निराश होकर उन्होंने 1956 में नागपुर में अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उस जाति व्यवस्था को उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली जवाब था। उन्होंने कहा था, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये एक वाक्य उनके पूरे जीवन के संघर्ष और अंतिम निर्णय का सार है। तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की, ज्ञान को अपना हथियार बनाने की और एक अटूट संकल्प से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि एक पूरे देश की तकदीर लिखने की कहानी है। सवाल बस ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और जीत के सफर से आज हम सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीख सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।